अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं खबर के साथ मैं हूं अली सरवर। सिंध हुकूमत के तरक्की के दावे, पेरिस और स्विट्ज़रलैंड की बातें और दूसरी जानिब हक़ाइक़ कि कराची वाले किस तरह ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मौका दिया, न सिर्फ मौका दिया बल्कि गुज़िश्ता 4 हुकूमतें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ही आई हैं इस सूबे में। उसके बावजूद बेपनाह मसाइल के शिकार है। मेयर कराची मुर्तज़ा साहब लाहौर पहुँचे और जब उनसे पूछा गया मवाजना करने का लाहौर और कराची का, तो यहाँ जिस तरह बवांग दहल वो कहा करते कहाँ कराची कहाँ लाहौर, वहाँ ये बात वो नहीं कर सके और वहाँ उन्होंने जनाब एक अलग ही बयान दाग दिया। उस पर बात करेंगे, लेकिन असल तो ज़ाहिर हमें कराची के हवाले से आज प्रोग्राम करना है। लेकिन 2 खबरें बड़ी अहम हैं जिस पर मैं चाहूँगा उस पर भी ज़रूर हम बात करें कि बानी PTI और बुशरा बीबी की सज़ा के ख़िलाफ़ केस की समाअत मुकर्रर हो गई और कल वहाँ समाअत होगी। इसके अलावा बानी PTI को गुज़िश्ता शब पिम्स हॉस्पिटल लाया गया, एहल खाना को इत्तला नहीं दी। सलमान अकरम राजा साहब ने भी इस पर एहतजाज किया है कि रात की तारीख में हॉस्पिटल लेकर के आप जाते हैं और पार्टी या ख़ानदान के किसी फ़र्द को इस हवाले से इत्तला नहीं देते। इस पर भी PTI वाले बड़े नाराज़ भी हैं। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वाजिद हुसैन, सीनियर रहनुमा हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर हैं सिंध असम्बली। बहुत शुक्रिया। आप जनाब किस तरह देख रहे हैं, क्योंकि आपकी पार्टी में इंतशार और बार बार खबरें आती हैं ग्रुपबंदी की कि उनकी खान साहब की बहनें कुछ कह रही होती हैं, आपके दीगर लीडरान कुछ कह रहे होते हैं, सेक्रेटरी जनरल साहब पर अदम एतमाद होता है, वो कहते हैं मुझे खान साहब ने बनाया था। अब शेर अफजल मरवत साहब जा रहे हैं CM KPK के ख़िलाफ़ अदालत। क्या होने जा रहा है आपकी पार्टी में, क्योंकि खान साहब की रिहाई तो कहीं बहुत पीछे रह गई है। जी, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया जी, आपने इस अहम जो है वो खबर पे बात करने का मौका दिया। देखिए जी, पिम्स हॉस्पिटल ने कल जो है वो एक प्रेस रिलीज जारी की कि मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी जी, आ रही, फरमाइए। पिम्स हॉस्पिटल ने जो एक प्रेस रिलीज जारी की कि बानी PTI को यहाँ लाया गया और उनका टिड्डी मुआयना जो है वो किया गया और उसके बाद वो खुद ही कहते हैं कि जी उनकी सेहत जो है वो बहुत अच्छी है और वो हर चीज़ से परफेक्ट है। तो हमारा हुकूमत पाकिस्तान से सिर्फ ये सवाल है कि ऐसा क्या खौफ है कि एक कैदी को जो है उसकी फैमिली से जो है वो नहीं मिलने दिया जा रहा, उसकी पार्टी से नहीं मिलने दिया जा रहा, उसके जो उगला है उससे उसको नहीं मिलने दिया जा रहा। मतलब सारे जो इंसानी हकूक हैं उनकी तो आपने बेपामाली की ली है। अच्छा, जहाँ तक तबीयत का मामला है तो ऐसी कौन सी जल्दी है जो आप रात के अंधेरे में पिम्स हॉस्पिटल लाते हैं और उसके बाद जी आप खुद ही खबर बनवा के चलवा देते हैं कि जी बानी PTI की आंख जो है वो बेहतर है, उनकी सेहत जो है बेहतर है। देखिए, हमारा लीडर है, कौम का लीडर है और उनके पास जो है वो इस वक्त मैंडेट है पाकिस्तान की आवाम का। तो आखिरकार पूरी कौम जो है वो बानी PTI की सेहत के लिए जो है फिक्रमंद है। ये सब क्यों किया जा रहा है, किसके हुक्म पे किया जा रहा है, क्या इसकी वजूहात हैं? ठीक है, हुकूमत को आप इतना ये कह ज़्यादा रहे खौफ है। हैं वाजिद, या आप ये फरमा रहे हैं कि जी रात के अंधेरे में लाया गया और बताया भी नहीं गया उनकी फैमिली को, उनके वकला को, उनकी जी, पार्टी को। बिल्कुल। अच्छा, दूसरी तरफ जो हुकूमती मौक़िफ़ है वो ये कहते हैं कि जी देखिए हमने तमाम सहूलतें खान साहब को दी हुई हैं, पहली बात। दूसरी बात वो कहते हैं जी हम पहले मुलाकातें भी करने देते थे, लेकिन जो मुलाकातें होती थी उनकी बहनों से या पार्टी के लोगों से, तो बाहर आकर खान साहब के हवाले से जो बातें वो करते थे वो इस तरह के ट्वीट्स होते थे जिसकी वजह से मुल्क में इंतशार फैलता है, पाकिस्तान की बदनामी होती है, इदारों का नाम ले लेकर वो जो इस तरह के इल्ज़ामात अलकाबात देते हैं। तो इसलिए उन्होंने फैसला किया है कि ये बातें ना हो तो मुलाकातें हो सकती हैं, वरना फिर यही होगा। देखिए जी, इनके दिल में क्या है ये तो पूरा पाकिस्तान जानता है, पूरी दुनिया देखती है इनका तमाशा कि एक इतने बड़े लीडर को जो कि साबिका वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान रहे हैं और इस वक़्त भी उनके पास जो है वो पूरी कौम का अल्हम्दुलिल्लाह मैंडेट मौजूद है। जनरल इलेक्शन में जिस तरीके से मामलात हुए आप सबके सामने है। तो आखिर ऐसी क्या गुफ्तगू है खान साहब की और ऐसे कौन से जो है वो ट्वीट्स हैं जिनकी वजह से मुल्क में इंतशार फैलता है? हमें तो कहीं नज़र नहीं आते, पाकिस्तानी कौम को तो कहीं नज़र नहीं आते। इमरान खान वो वाहिद लीडर है जिसने पूरी कौम को इकट्ठा किया, चाहे वो कोई सी भी ज़बान बोलने वाले लोग हों, चाहे पश्तो स्पीक हों, चाहे पंजाबी स्पीक हों, चाहे दीगर बलोचिस्तानी हो, दीगर सिंध वाले लोग हों। अल्हम्दुलिल्लाह सारे जो है वो इमरान खान के बयान सुनते भी हैं और उस पर अमल करते हैं। हुकूमत को खौफ क्या है? हुकूमत उस खौफ की बात करे।
अब आप कहते हैं जी पॉलिटिकल बात ना करें, तो भाई एक पॉलिटिकल लीडर से जब मुलाकात होती है तो जाहिर सी बात है वो मुल्क के मौजूदा हालात पे बात करता है। जो गरीब आवाम जिस तरीके से इस वक्त पेट्रोल बम मारा गया है, जंग किसी की है, किसरे हम है, क्या मामला है इस वक्त आप देखें ना, इनके लिए हुकूमत चलाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। अच्छा, उस डर खौफ की वजह से ये इमरान खान से मुलाकातें भी जो ना मजीद जो है सख्तियां लगा दी गई हैं। फिर कहते हैं कि जी जेल में हम सारी सहूलतें दे रहे हैं। और भाई जेल में आप जितनी सहूलतें दे रहे हैं, आप कम से कम उसके बारे में कौम को तो आगाह करें। आपने उसकी बहनों तक पे तो मुलाकातें बंद कर दी हैं, वकला से आप मिलने नहीं दे रहे। हमें क्या पता हमारे लीडर को वहां पे क्या सहूलतें जो है ना फराहम की जा रही है। सिस्टम भी इनका है, हुकूमत भी इनकी है, सुपरिटेंडेंट भी इनका है, पुलिस भी इनकी है। तो मैं नहीं समझता कि एक लीडर है, एक कैदी है, उसके हुकूक से भी उसको जो है पामाल किया हुआ है और उससे अवाम तक उसकी जो है बात भी नहीं पहुंचाई जा रही। तो ये जुल्म है। और असल में इंशाल्लाह ये देखिए, वो जो जुल्म आपने कहा पाकिस्तान ना की भाई तारीख का हिस्सा है। इंतशार, वाजिद आपने कहा इंतशार किस तरह फैलता है। देखिए, इदारों के सरबराहान का नाम लेकर के जब आप इल्ज़ाम तराशी करेंगे, इदारों के सरबराहान का ज़ाहिर ताल्लुक तो नहीं है सियासत से, और आप भी जानते हैं इस बात को। फिर उनका मलून करना, उनका नाम लेना इस तरह के, जी उन्होंने ये कर दिया हमारे साथ, वो कर दिया। अदलिया आज़ाद है, इलेक्शन कमीशन में चले जाएँ, ट्रिब्यूनल्स बना दिए अगर धांधली हुई थी। अच्छा, उस पर भी ज़ाहिर है आप गए भी हैं, लेकिन अब उसके जो फैसले हैं वो आपके सामने हैं। अब खान साहब की तबीयत के हवाले से ये कहना तो दुरुस्त है आपका, जी फैमिली को मिलना देना चाहिए या उनके वकला को मिलने देना चाहिए। हुकूमत कहती है ये तमाम बातें हम पहले कर रहे थे, लेकिन इस तरह का रवैया जो आपके लीडर की जानिब से था, ट्वीट हुआ करते थे, आप जानते हैं आपके ट्वीट्स बंद हो गए हैं। वजह उसकी यही है कि ये सारे ट्वीट इसलिए बंद हो गए हैं कि अब मुलाकातें नहीं हो रही। अच्छा, अब दूसरी तरफ आपकी पार्टी पे थोड़ा सा हम बात कर लें कि इंतशार पार्टी की मैं बात कर रहा था कि आपस में ग्रुप बंदी बहुत है। अलीमा बीबी जो बात करती हैं, आपके बहुत सारे लीडरान उसको ऑन नहीं करते। इस तरह आपके लीडरान के बहुत से बयानात को अलीमा बीबी ऑन नहीं करती। फिर अचकज़ई साहब को खान साहब ने मैंडेट दिया हुआ है कि जी वो बात कर लें, पार्टी आपकी उनकी तरफ देख रही है, वो कुछ कर नहीं रहे। तो खान साहब के लिए रिहाई के लिए कोई तहरीक कब चलेगी? खान साहब तो मुंतज़िर होंगे यकीनन कि भाई वो कोई तहरीक चलाएं, ये लोग मुझे छुड़ाएं। देखिए, खान साहब की रिहाई के लिए तहरीक चलनी है, मुजाहरे करने हैं, लोगों ने अपनी आवाज बुलंद करनी है। सबसे पहले तो हुकूमत ये जो है वो प्रूफ करे कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुल्क में एहतजाज करने की इजाजत है। ये टीवी पर बैठ के कुछ कहते हैं, सामने कुछ कहते हैं। हमारी एक छोटी सी रैली निकल जाए तो पूरे सूबे की पुलिस जो है ये उस रोड पे खड़ी कर देते हैं। ठीक हो गई बात। तो हम तो अपने लीडर की रिहाई के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, चाहे वो असेंबलियां हो, चाहे वो अवामी फोरम हो, चाहे रोड हो। कुछ आपको ये बताया कि हमारा एक छोटा सा जलसा, उसकी परमिशन तक, एनओसी तक जो है इंतजामिया जारी नहीं करती। खौफ इस कदर का है इमरान खान के आवाज से, इमरान खान की तस्वीर से। और भाई आपने एक तरफ इमरान खान साहब को जेल में बंद किया है, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि जी उनके लोग इमरान खान साहब के लिए कुछ नहीं कर रहे। ठीक है। क्या अच्छा, मैं ज़रा इस आपने पे हमें पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का मौक़िफ़ भी ले लूँ। सुखदेव साहब मौजूद हैं और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, उनसे बात करते हैं कि वो किस तरह देख रहे हैं इन तमाम मामलात को। सुखदेव साहब, बहुत शुक्रिया आपका। हम बात ये कर रहे हैं कि जी एक तरफ तो खान साहब जिस ज़माने में वज़ीर-ए-आज़म थे तो उन्होंने भी कराची की तरफ पलट कर नहीं देखते थे, शाम वगैरह की बात रुकते नहीं थे कराची में भी। अब शहबाज शरीफ साहब आ गए हैं, फिर भी आप लोग कहते हैं सुखदेव साहब कि जी जो वफाक को कराची को पैसे देने चाहिए वो नहीं देते, जिसकी वजह से कराची में बहुत सारे तरक्याती काम रुके हुए हैं। तो फिर हल क्या है? गवर्नमेंट तो आप ही की है ज़ाहिर 18 साल से। तो ये बड़ी अहम चीज़ है। सुखदेव साहब, सुन रहे हैं आप हमें? हेलो। अच्छा वाजिद हुसैन, ये बताइए कि एक तरफ तो हम खान साहब के हवाले से बात कर रहे हैं, आपकी पार्टी के मौक़िफ़ के हवाले से बात कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी वालों को तो कहना ये है कि जी इनके सीएम केपीके यहाँ आए थे और उनको हमने बड़ा प्रोटोकॉल दिया, सिंधी अजरक टोपी पहनाई उनको, इतना इस्तकबाल किया, इससे ज़्यादा हम क्या करें इनके लिए? इनके लोग ही नहीं निकलते बाहर। हमने तो उस दिन जलसे की भी इजाज़त दी थी, ये कर इसलिए नहीं सके कि लोग नहीं थे ज़्यादा। देखिए जी मैं हुकूमत सिंध ने जो सिंधी टोपी पहनाई, उसके बाद उन्होंने दूसरे दिन जो टोपी दी वो पूरे पाकिस्तान के सामने है। ठीक है, ये एक तरफ मेहमान नवाजी करते हैं, दूसरी तरफ जो है ये अपने सूबे की पुलिस को अहकामात जारी करते हैं कि जी इनकी खवातीन को भी गिरफ्तार किया जाए।
इनके झंडे पोस्टर भी उखाड़े जाएं और ये सारा कुछ किया जाए, लीडरशिप को गिरफ्तार और कारकुनों को नहीं, गिरफ्तार। आप मुझे इजाजत तो बताएं, दी थी। देखिए सुखदेव साहब भी मौजूद हैं। सर, सुखदेव साहब सुन रहे हैं आप हमें? इजाजत जी अभी आवाज आ रही है आपको? जी सुखदेव साहब, ये इजाजत- पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जाहिर है सीएम के भी क्या आए थे, आप लोगों ने सिंधी अजय टोपी भी पहनाई उनको, वो कह रहे हैं जी अगले दिन उन्होंने हमें टोपी पहना दी और हमारा जलसा भी नहीं होने दिया। और अब ये बात ये हो रही है कि जी कराची की तरक्की के लिए अगर बात की जाए, रिकॉर्ड मौजूद है। नहीं आपने फिर टोपी बाद में किस वापस कर सवाल दी से? ना। मैं आपकी ये बात तो समझा नहीं माजरत के साथ। जी ये वाजिद हुसैन साहब हैं, पीटीआई के एमपी जी। भी हैं, मेंबर सिंध असेंबली। जी तो सर इनको इजाजत, तो आप तो जमहूरियत पसंद जमात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तो तहरीक की या कोई अगर जलसा करना चाहते हैं या तहरीक यहाँ शुरू करना चाहते हैं या यहाँ कोई रैली निकालना चाहते हैं पीटीआई वाले, तो इजाजत तो होनी चाहिए। नहीं, जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है लास्ट जो उनका इशू हुआ था व्हेन दे प्रोटेस्टेड इन द रेड जोन विदाउट परमिशन एंड वायलेशन ऑफ सेक्शन 144। ये हो या इससे पहले जमात इस्लामी का भी धरना हो, हमने कभी इनको मना नहीं किया। हम हमेशा कहते हैं अगर आपने रेड जोन के अंदर जो है कोई भी प्रोटेस्ट करना है, अगर आप पहले 144 हमारा इम्पोज है वहाँ पे, हमने कोई शौक से इम्पोज नहीं किया हुआ। मोर देन 6 मंथ आपको जो पता है कि हमारे जो अफगानिस्तान से इशूज चल रहे हैं टीटीपी के अंदर, वाइस कराची जोन हाई अलर्ट। आप जो भी रेड जोन है जहाँ पे इमारतें हैं, सीएम हाउस, गवर्नर हाउस, सिंध असेंबली, अदरवाइज आप अगर आपने वहाँ प्रोटेस्ट करना है तो आप पहले हमसे परमिशन ले। वहाँ पे सेक्शन 144 है, आप एकदम से पहुंच जाएंगे वहाँ पे और 200-300 बंदे अच्छा जमा नहीं, करेंगे, सिक्योरिटी को वायलेट करेंगे। सुखदेव साहब ये तो मैं तहरीक इंसाफ की इसलिए बात कर रहा हूँ कि पीटीआई वाले कहते हैं कि जी हमारा जलसा भी था, ज़ाहिर है सीएम के के आए थे, आपने अच्छा इस्तकबाल भी किया उनको। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, बिल्कुल मैं आपकी बात समझ गया। सीएम केपी साहब को भी परमिशन दी थी, उन्होंने परमिशन ली थी बागे जना में जलसा करने की। अब सीएम केपी साहब उसके बाद बागे जना में नहीं गए, डिस्पाइट द फैक्ट उनके कारकुनान, उनके एक्स एमएनए आलमगीर साहब वो दूसरे सब वहां पे पहुंच गए थे, वहां पे उनका वेट करते। अब उनका जो टारगेट था वो पूरा नहीं हुआ अवाम का, तो उस एम्बेरसमेंट से बचने के लिए वो किमाड़ी लियारी हर जगह घूमते रहे, रोडों पे लोगों को मोबिलाइज करने की बजाय बाकी जना में जाते। एक मीडिया फ्रेम उनका अच्छा बन गया था, 500 लोग दिखा के कि काफी लोग जमा हो गए, वो वहां नहीं गए, ये बोला कि हम बाकी जना में आने नहीं गए डिस्पाइट गिविंग अस परमिशन। भाई अगर हमने रोका होता तो आलमगीर खान अंदर क्या कर रहे थे बाकी जना में, इतने वो अपने 800,000 कारकुन लेके आपकी, वो कैसे पहुंचे? हमने क्या उनको अंदर बंद कर दिया अंदर से या बाहर से? वो कह रहे हैं स्टेज वगैरह बनाने नहीं दिया आपने, जलसा स्टेज के बगैर तो नहीं होगा। अरे सर कोई ऐसी बात नहीं, स्टेज के बगैर कैसे नहीं, स्टेज हम कैसे नहीं बनाने देंगे? जब परमिशन मिल गई उसके बाद बंदोबस्त सारे इनके हाथ में जाते हैं। आप देखिए एट द मोमेंट इनकी जो पंजाब में इनके साथ चीजें हो रही होती हैं, इस्लामाबाद में हो रही होती हैं, अगर सबसे ज्यादा इनको ब्रीथिंग स्पेस और डेमोक्रेटिक राइट इनका इंश्योर किया जा रहा है वो सिंध में किया जा रहा है। अब उसको ये अलग ट्विस्ट देते हैं कि हमारे के खिलाफ एक्शन होगा नेचुरली, बट ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा सुखदेव साहब, कराची की तरक्की की बात होती है, मुर्तज़ा वहाब साहब पर भी तनकीद होती है, आपकी पार्टी पर भी, कराची में इतना काम होना चाहिए था, नहीं हुआ। यूनिवर्सिटी रोड तो खैर अब मीम्स भी बन गई उसमें बहुत, अब जाकर आपने इतने साल के बाद FWO के हवाले किया, पहले कर देते शायद अब तक कोई बन चुका होता। फिर बहुत सारे मसाइल भी हैं। मैं जवाब देता हूँ जी। पेशावर में BRT बन रही थी जो जिसका सिमिलर एक्सपीरियंस रेड लाइन की तरह कराची की तरह हो गया, क्योंकि पेशावर भी मेट्रोपॉलिटन है, वहाँ पे भी 2 साल 2.5 साल ज्यादा डिले हो गया। तब आपने ऐसा प्रोपेगेंडा नहीं देखा, जब वो इवेंचुअली फाइनलाइज हो गया फिर हो गया एवरीथिंग वाज फाइन। यहाँ पे इस रेड लाइन को पूरा होना था 2024 में, 2 साल डिले हुई, बिल्कुल कोई डिनाइल नहीं है। कॉन्ट्रैक्टर के इशूज थे, K4 के इशूज थे, हमने गलती मानी। अगर हम गलती को सुधार रहे हैं, उस चीज को सही कर रहे हैं तो आप भी हमारा साथ देना। अगर हमने FWO कॉन्ट्रैक्ट री-अवार्ड किया है, उनको ट्रांसफर किया है, आपको लगता है सर साथ नहीं दे रहे आवाम? चौथी मरतबा आप मुंतखब होकर आए हैं तो आवाम साथ दे रहे हैं ना आप लोगों का, तो आप भी साथ दें आवाम का। मैं आवाम की बात नहीं कर रहा, मैं इन साथ जमातों की बात कर रहा हूँ जो क्लेम करते हैं ये कराची के मुखलिस हैं और कराची की तरक्की में हमारा साथ बटाना चाहते हो, तो आए सही में बटाएं। आप भी एक्नॉलेज करें कि देखिए वेरी फैक्ट के कराची में हम रेड लाइन दे रहे हैं, किसी और ने तो आके नहीं दी ना। MQM कितना अर्सा यहाँ पे रही, 25 साल 2021 तक रहे ना उनके मेयर, उन्होंने कौन सा बस रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम दे दिया? ये हम ही दे रहे हैं ना। अगर दे रहे तो क्या इससे हमारी नीयत आपको यहाँ नहीं होती? 18 साल में सुखदेव साहब आपने रिपोर्ट पढ़ी होगी, 18 साल कराची में नहीं, 15,000 बसों की जरूरत है और आपने 400 बसें दी हैं, ये इंसाफ है कराची के साथ? ऑन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कराची में हमें 18 साल नहीं हुए। 2021 के बाद एडमिनिस्ट्रेटर आपका आया, 2021 तक वसीम 18 साल सुने सही, मैं सिंध गारमेंट की बात कर रहा हूँ। 2008 में आपकी गारमेंट आई है और अब 2026 चल रहा है, इन 18 साल से आप ही मौजूद है ना। सुबह की बात करो, कराची को आप अलग क्यों देखते हैं?
नहीं आप क्योंकि अभी नहीं अलग नहीं देख रहा, आपने सवाल अपना ऐसे फ्रेम किया, पहले आपने कराची का सवाल किया, उसके कंटिन्यूएशन में कराची की आपने बात 18 साल करूंगा तो बोला, सिंध नहीं है आपने ना सर। सूबे की बात नहीं बोली। सर मैंने अब इससे पहले टॉपिक कराची का चल रहा था, अच्छा कराची चले अलग मान लें इससे इसको। पहले टॉपिक कराची आपने सूबे से मैंने अलग तो नहीं है ना माना, आप भाई। अलग कर रहे हैं, मैंने अलग नहीं माना, आप कर रहे हैं। सर मैं क्योंकि अगर इससे पहले आप बीआरटी की बात करते करते अब 18 साल में स्विच हो गए वहां पे। सुखदेव साहब सूबे के तो किसी भी शहर की हम बात करेंगे, सिंध सारा हमारा है, तो पूरे सिंध की बात होगी ना हम भाई। एट द मोमेंट अगर आप अभी देखें ओवरऑल सिंध में लगभग 5,000 के करीब पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बसेस हैं, इंक्लूडिंग प्राइवेट एंड पब्लिक। नहीं प्राइवेट की सर क्यों बात कर रहे हैं? नहीं सरकारी कितनी है? मुझे कंप्लीट करने दे। उसमें से आप सरकारी देख लें, दे आर अराउंड 500 एट द मोमेंट। हम एक्सपेंड कर रहे हैं, आज से 4 साल पहले ही ये 500 भी शायद नहीं थे। अभी हम इसको कराची में भी हमने पीपल्स बस सर्विस देख लें, इलेक्ट्रिक बसेस देख लें, येलो बस देख लें, हमारी पिंक बसेस देख लें। सिमिलरली हैदराबाद में भी इसको लॉन्च किया गया है, रिसेंटली शिकारपुर में भी लॉन्च किया गया है, उससे पहले नवाबशाह में भी लॉन्च किया गया है, उससे पहले सखर में भी लॉन्च किया गया है। अभी नेक्स्ट स्टेप बुडकी जो मेरा होम टाउन है वहाँ पे हम लॉन्च करने जा रहे हैं, उसके बाद मीरपुर खास सारे डिवीजन हम एक्सपेंड कर रहे हैं। पहले से ये बेहतर हुआ है, इस पर और काम करने की जरूरत है, आई एग्री। बट पहले से अगर आप देखेंगे 4 साल पहले का रेशो 150 से बढ़ के 500 प्लस हुआ है। नेचुरली हमारा टारगेट ऐसे ही 10,000 प्लस है, एंड हम कोशिश करें कि जितना जल्दी इस टारगेट को अचीव कर सके हम कर लें। इसके साथ आपको भी सराहना पड़ेगा कि हमारे जो रेड बस सर्विसेज हैं, हमारे जो पिंक बस सर्विसेज हैं सेपरेटली फॉर वुमेन एम्पावरमेंट, उसको सिर्फ दूसरे सूबे भी रेप्लिकेट कर रहे हैं। पंजाब भी पिंक सर्विस को बस सर्विस को रेप्लिकेट किया। क्या कराची में पिंक बस सर्विस नहीं चल रही? कौन सी दूसरी जमातों ने यहाँ पे औरतों के लिए सेपरेट लाहौर की तरक्की देखते हैं जो लोग जाकर के वो वापस आके बताते हैं कि लाहौर की तरक्की बार बार आप इसलिए कहते हैं कि जब भी जो वफाकी हुकूमत होती है उसकी सूबे पंजाब में हुकूमत होती है और डायरेक्टली वफाकी हुकूमत उसको फंड करती है लाहौर की डेवलपमेंट को। अगर आप फेडरल बजट डेवलपमेंट आप ये कह रहे हैं कि पैसों की कमी की वजह से कराची में काम नहीं हो सका? बिल्कुल। कराची में जिस कैपेसिटी से पैसे चाहिए बार बार हमें दोहराते हैं, उतनी कैपेसिटी पैसे हमारे पास नहीं है। वी नीड मोर मनी। इसी इशू को कंटिन्यू करते हुए इमरान खान ने एक बड़की मार दी कि मैं 1100 अरब दे रहा हूँ कराची के। अगर आपको याद हो बड़े दुम धड़ाके से यहाँ पे आ गए थे, उनके गवर्नर भी यहाँ तो रात को रुकते भी नहीं थे सर कराची में, एक रात को रुकते भी नहीं थे। ये पीटीआई साहब का रिमाइंड करवा दे। 1100 अरब मुझे बता दें, अभी पीटीआई के मौसूफ बैठे हैं कराची के, बड़ा दुख दर्द है। 1100 में से 11 अरब छोड़े 1.1। चलो मैं इससे पहले पूछ लूं फिर हम वापस आते हैं आपकी तरफ। वाजिद हुसैन साहब, बात ये है कि सुखदेव साहब जो बात कर रहे हैं ये तो हकाइक है कि आपकी वफाक में जब हुकूमत थी कराची को नजरअंदाज आपने भी किया है, तो फिर किस तरह आज आप बात करते हैं नून लीग के हवाले से या पीपल्स पार्टी के हवाले से? जो भाई हैं मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम है, नॉलेज की थोड़ी सी कमी है। अच्छा भाई ये फरमा रहे थे कि इमरान खान साहब ने बड़कियां मारी। आपने सूबे में 18 साल की से गवर्नमेंट आपकी है, फेडरल गवर्नमेंट भी आपकी आई। इन्होंने अपने सूबे में आग लगाने की 5 ब्रिगेड गाड़ियां तो रखी नहीं, वो भी तोहफा इमरान खान साहब ने जो है वो कराची शहर को दिया। अगर आपको याद हो, रिकॉर्ड का हिस्सा है, मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि 50 के करीब 5 ब्रिगेड की गाड़ियां जो है वो इमरान खान साहब ने कराची को तोहफा दिया था। तो उस तोहफे का भी इन्होंने माशाल्लाह उसको भी करप्शन की नजर कर दिया। जो भी गुल प्लाजा जला आपके सामने है सारी सूरत हाल कि किस तरीके से उसका नुकसान हुआ। अच्छा, अब हम बात करते हैं तरक्की की। तो तरक्की तो सर सूबे सिंध में आके खत्म हो जाती है। उसकी वजह ये कि अभी मेरे भाई कह रहे थे एडमिनिस्ट्रेटर लगे थे, तो भाई एडमिनिस्ट्रेटर किसके लगे थे? वो सारे एडमिनिस्ट्रेटर आपके थे, ठीक है। फिर अभी को हम सारी चीजों को छोड़ते हैं, अभी की हम बात करते हैं। अभी कराची शहर के मेयर हैं मुर्तजा वहाब साहब, भाई की पार्टी के मेयर हैं वो। जी जी। अब मैं ये बताऊं कि मैं अपोजिशन पार्टी का मेंबर हूं और आज मुझे 2.25 साल का अरसा हो गया है एमपीए बने हुए। जी जी। 1 टके का मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप रिकॉर्ड का हिस्सा बनाए। 1 टके का फंड सूबाई असेंबली ने अपने अपोजिशन मेंबर्स को नहीं दिया। नहीं ये सुने इस पे बात सुने, इस पे आप लोगों को नहीं मिला या एमक्यूएम भी अपोजिशन में है या उनको भी नहीं मिला? नहीं हमें नहीं मिला, हमें नहीं मिला क्योंकि हम थोड़े से जो है ना वो कराची शहर के लोग हैं। मैं अच्छा। कराची शहर की बात कर रहा हूँ ना, तो हमें कोई ना टके का फंड दिया, ना ही हमारे प्रपोजल के ऊपर हमारे एरिया तरक्याती स्कीम भी शामिल नहीं की। कुछ नहीं, कोई तरक्याती स्कीम नहीं। सिर्फ एक ही स्कीम थी जो अभी आपने खुद बयान की कि पहले ये सिंधी टोपी अदरक पहनाते हैं, दूसरे दिन फिर ये टोपी दे देते हैं। अच्छा, ये चलिए जी, फरहान अंसारी साहब एमक्यूएम से मौजूद है, मैं उनसे भी पूछ लूं। फरहान अंसारी साहब, क्या एमक्यूएम के साथ भी यही रवैया है जो पीटीआई के साथ है सिंध हुकूमत का?
अली भाई सबसे पहले आपको एमक्यूएम और तो आपके देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। जी। फ्रेंडली मैच और है। मैं वाजिद भाई की एक बात थोड़ी सी जो है वाजिद भाई की तस्दीक कर दूं, ये सिर्फ पीपल्स पार्टी ने पीटीआई को फंड नहीं दिया कि जो वाजिद भाई कह रहे हैं सिर्फ हमें फंड नहीं मिला, ये अपोजिशन की किसी भी जमात को बशमूल Opposition को नहीं मुत्तहिदा दिया। कौमी Opposition मूवमेंट को ऑफ नहीं। पाकिस्तान को किसी को भी इन्होंने कोई फंड नहीं दिया। कोई फंड नहीं, फंड कोई फंड फंड देना तो दूर की बात, स्कीमें भी नहीं है। हाँ, इन्होंने एक कोई स्कीम रखी है प्रपोजल कराची पे को। काम भी नहीं कराया, हमारे किसी कोई- प्रपोजल पे काम नहीं कराया। जी हम कैसे मान लें कि पीपल्स पार्टी कराची के लिए तरक्की के काम कर रही है? भाई साहब अगर आपकी इजाजत दें तो मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं। जी जी फरमाइए। जी इन्होंने एक स्कीम रखी है, वो स्कीम है शहर कराची को तबाह करना। बल्कि और अगर आपको पिछला बजट याद हो, उस पिछले बजट के अंदर प्री बजट का इजलास हुआ था और उसमें वजीर आला सिंध ने ये बात कही थी कि तमाम लोग अपनी तजावीज दे दें इस शहर की खातिर, जी, सूबे की बिल्कुल। खातिर, और उस पर इम्प्लीमेंट कराया जाएगा। पर मैं बिल्कुल। समझता हूँ वो एक बहुत ही कोई भोंडा किस्म का मजाक था, जो उसके बाद भी आज भी इस शहर की हालत देख लें आप। और पिछले दिनों मेरी नजर से एक बयान गुजरा, बहुत ही कोई शर्म की बात है, पेरिस। और वो इस तरह का बयान पेरिस। है शर्मिला फारूकी साहिबा का। अरे उसमें इजाफा कर दूं, अंसारी साहब, हुआ ये कि जब हमने यही बात हमने पूछी जब नजमी आलम साहब से, तो उन्होंने कहा उन्होंने गलत कहा है, पेरिस स्विट्जरलैंड से मुआवजा होता है। देखिए बात ये है ना, बात ये है, या तो उन दोनों ने मेरा ख्याल है ना पेरिस देखा है ना स्विट्जरलैंड देखा है। नहीं देखा होगा माशाल्लाह, मैं समझता हूँ देखा होगा, क्योंकि ये जितना शहर का पैसा है, जितना सूबे का पैसा है, जहाँ जहाँ जाके अयाशियाँ होती है ना, खैर मैं उस तरफ अभी नहीं जाना चाह रहा। ठीक। भाई बात ये है, नॉन सीरियस लोग हैं, कराची में इनका इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। जब किसी चीज में इनका इंटरेस्ट नहीं है, दुनिया की नाइल हुकूमतें भी होती है ना, 17 साल 18 साल से जायद की हुकूमत हो गई, अरबों खरबों रुपए का बजट है, एक मंसूबा जो मेरे एरिया के अंदर है, मेरा हल्का इंतखाब है, मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ बीआरटी की, बॉस इनको इस चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। 2019 के अंदर मंसूबा शुरू हुआ है, 50 अरब से जायद का मंसूबा था, ठीक है, 300 अरब रुपए से जायद पे चला गया है। 2026 में बैठ के मैं और आप इस मंसूबे पे रो रहे। मेरा मानना यह है कि ये 2029 में भी कंप्लीट नहीं होगा ये भाई, बहुत बड़ी बात मंसूबा। कर रहे हैं, 2029 तक कंप्लीट नहीं होगा। सुखदेव साहब आप तो गिनवा रहे थे कि हमने कराची में क्या क्या कर दिया, दूध शहद की नहर क्या क्या बात कर दिया, हमें भी तो बताएं, कराची वालों को भी तो बताएं क्या क्या किया है। जिस बिल्कुल बताएं भाई, हम सुनने के लिए बैठे हैं। जिस सुखदेव साहब याद करें क्या क्या किया आपने। पहले ये आपस में तय करने फायर ब्रिगेड के बारे में पीटीआई का किरदार एमक्यूएम का था, 50 क्योंकि वसीम गाड़ियां अख्तर साहब फायर ब्रिगेड की क्लेम खान साहब ने करते दी। थे। मैं बोल लूं सर, मैं बोल लूं तो ये एमक्यूएम क्लेम करती थी, हमने लिया पहली बात। अभी तक जब तक न्यू लॉ आ रहा है जो इन प्रोसेस है आफ्टर गुल प्लाजा के इंसिडेंट के बाद, जो फायर ब्रिगेड का सारा निजाम था लोकल गवर्नमेंट के हवाले से था। हमें 2021 के बाद हैंडओवर किया गया वसीम अख्तर की साहब की जानिब से, जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जिस कंडीशन में थी हमने उस कंडीशन में इनहेरिट की और हम उस निज़ाम को बेहतर करने की पूरी कोशिश करें। आपने एडमिनिस्ट्रेटर की बात की, एडमिनिस्ट्रेटर काम होता है डे टू डे, कोई लॉन्ग टर्म स्कीम्स देना, डेवलपमेंट देना कानून के तौर पर उसके पास इख्तियार नहीं था। पहली बात। दूसरी बात, इनके हाथ में हम फंड क्यों दें? सूबाई असेंबली का काम क्या होता है? आप वहाँ पे अपनी तजावीज देते हैं कि इस शहर में, मैं अर्ज करूँ ना, आप सूबाई असेंबली में आके प्री बजट में बताते हैं कि यहाँ पे इतना बजट लगना चाहिए, हम वहाँ पे आपके रिकमेंडेशन देते हैं, सूबाई असेंबली मेजोरिटी ऑफ वोट्स के साथ वहाँ पे वो फंड मखसूस कर देती है। इनके क्या हम अकाउंट में पैसे डाल दें या इनकी सियासत चलाने के लिए इनकी मर्जी के हिसाब से हम उसमें इनको फंड्स दे दें? इस तरह से नहीं होता। अगर आपको ज्यादा तकलीफ हो रही है, आप ज्यादा सीटें ले लें, ज्यादा वोट ले लें, आप सीटें ज्यादा ले लें। ये एमक्यूएम और पीटीआई आपस में तो पहले तय हो जाए कि एमक्यूएम इल्जाम लगाती है पीटीआई की सीटें, पीटीआई लगाती है एमक्यूएम सीटें। असल में मसला पता है क्या अली भाई, जो आपने सर मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा, सर अभी भाई कह रहे थे प्री बजट सेशन के अंदर जो है वो तजवीज, तो सर हमने 50 करोड़ रुपए के जो है प्रपोजल दिए थे वजीर आला साहब को और माशाल्लाह रेजोल्यूशन पास हुआ था और बाकायदा डेस्क बची थी
और हमें यकीन दहानी कराई गई थी कि ये सारे काम हम करवा देंगे। कोई भी नहीं हुआ। माशाल्लाह कोई एक काम भी उसमें से नहीं करवाया। एमकेएम का भी नहीं हुआ। सुखदेव साहब, ये दोनों बातें तो ऐसी हैं कि अली भाई मुझे मौका दें। ये जो भाई अभी बात कर रहे हैं ना, बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं कि भाई हम इनको फंड क्यों दें। अच्छा भाई, आप हमें फंड नहीं दें, हमें आपका फंड चाहिए भी नहीं, नंबर 1 हमें नहीं चाहिए। क्यों नहीं सर, डेफिनेटली नहीं चाहिए, क्योंकि आपने सवाल किया था वाजिद भाई से, तो मैंने उसकी तस्दीक की कि अपोजिशन को कोई फंड नहीं मिला। अच्छा, आप ना बैंक अकाउंट में पैसे डालें, पर भाई ये जो अरबों रुपए शहर का है, जो लोगों के टैक्स का पैसा, ये तो लगाओ। नहीं तो फरहान अंसारी साहब इसका जवाब दे दें। सुखदेव साहब ने एक बात की जो मेयर साहब भी करते हैं, आज लाहौर में खड़े होकर मेयर साहब ने यही बात की जो सुखदेव साहब कर रहे हैं। इसका जवाब तो दे दें। वो कह रहे हैं कि जी कराची में हम काम बिल्कुल करा देते, लाहौर जितना काम हो जाता अगर हमारे पास पैसे होते। पैसे नहीं है हमारे पास, पैसे नहीं है इनके पास जी। मतलब मैं तो ये समझता हूँ कि ये अजीब गुफ्तगू करते हैं। पता नहीं ऐसे नॉन सीरियस लोगों को आप ले क्यों लेते हैं भाई। सिर्फ एजुकेशन की मत में बात करूंगा तो 47,000 से जायद सिंध का स्कूल है और पता नहीं कितने हजार अरब रुपए लग चुके हैं उसके ऊपर। ये पैसा कहाँ से जनरेट हो रहा है सर? ये सर मैं अपनी बात अगर मैं मुझे बात कंप्लीट करने देना। स्कूल हो, वाटर बोर्ड हो, केएमसी हो, पूरा कराची खुदा पड़ा हुआ है। पूरी कराची के मेयरशिप इनके पास है। वो जो माशाल्लाह मौसूफ मौजूद हैं, उससे पहले वो 2 साल एडमिनिस्ट्रेटर कराची रहे हैं। 18 साल से सिंध हुकूमत इनकी है। 5 साल से जायद का अर्सा हो गया एडमिनिस्ट्रेटर कराची इनका है। अरबों रुपए का बजट है। टाउन नाज़मीन इनके पास है। करप्शन उरूज पे है। इदारे जो है करप्शन में माशाल्लाह मसरूफ तरीन है। अभी मैं देख रहा था एसबीसी के डीजी को एंटी करप्शन ने बुला लिया। अच्छा, तो कोई मैटर ही नहीं है। एक कोई मंसूबा, 17 साल 18 साल में कोई एक मॉडल यूसी नहीं है यार। इनकी क्या बात करते हैं अली भाई आप यार? सुखदेव साहब, ये जो सवाल है ना, ये सवाल है सबसे भाई। एक तो एनएफसी की मद में अरबों हजारों यार आप इनसे अभी बात करेंगे। अभी आपको वसीम अख्तर के दौर में ले गए, वसीम भाई के दौर में ले गए। आप इनसे सवाल पूछेंगे, चना जवाब दूसरों को बात करने देना नहीं। खुद बार मैंने 3 बार कोशिश की रिस्पॉन्ड करने की, बार उन्होंने बीच में आप रिस्पॉन्ड करें। आप हुकूमत में आप रिस्पॉन्ड करें। आपने सुन लिए, सारे सवाल सुन लिए, रिस्पॉन्ड बेहतर है जी। सुखदेव साहब रिस्पॉन्ड कर दें। पैसे आपने कहा लाहौर जितने नहीं है, वरना काम हो जाता। जी सुखदेव साहब, आप लाहौर को क्यों बीच में ला रहे हैं? जब ये पेरिस से मुकाबला कर रहे हैं तो आप गलत बात कर रहे हैं ना। लाहौर को तो नहीं लाए बीच में, आप इतना नीचे ले आए इनको एकदम से। वो कहाँ पेरिस की बात कर रहे हैं? ये तो गलत बात है अली भाई, ऐसा ना करें। चल लाहौर तक तो पहुंचे। सुखदेव साहब, इसी तरह का सन्नाटा रहेगा, इसी तरह का सन्नाटा रहेगा। ये तो गलत है ना। आप लोगों ने अब अगर कोई अब कराची के सर वो जोरान ममदानी ने कहा है कि कराची के जो मेयर हैं उनकी हमें सख्त जरूरत है काम के हवाले से। तो पूछते हैं सर। ये तो फिर गलत बात है ना कि हजारों अरब रुपया मिला हो। जब आपसे सवाल किया जाए तो आप कहेंगे लाहौर का बजट चूंकि वफाकी हुकूमत जिसकी होती है वो लाहौर में खर्च कर देती है। हमारी वफाकी हुकूमत नहीं है, वरना हम भी कराची को जनाब पता नहीं क्या बना देते। पेरिस तो ऑलरेडी है, इससे भी आगे ले जाते। लेकिन अब इसका हल क्या है फिर अंसारी साहब? इसका हल ये है, जिस शहर के नौजवानों को ये शहर चलाना था वो बाइकें चला रहे हैं, फूड पांडा चला रहे हैं, और बड़ी माजरत के साथ और बड़े अदब के साथ जिन्होंने खेतों में जाके ट्रैक्टर चलाने थे वो ये शहर चला रहे हैं बड़े अदब और बड़ी माजरत के साथ। इसका हल ये है, ये नाअहल लोग हैं, ये नाअहल हुकूमत है। और मैं खास तौर पे इनकी नाअहली के साथ एक इजाफा और करना चाहूंगा। जमात इस्लामी के पूरा गुलशन इकबाल, पूरा कराची खोद दिया। मैं तो गुलशन इकबाल की अभी खास तौर पर अपने हल्के की बात करूंगा। अनप्लान लोग हैं, अनप्लान किस्म का काम हो रहा है। कोई मैप नहीं है। पूरा गुलशन इकबाल खोद के रख दिया है। कभी लाइनें खोद रहे हैं तो जी पानी की लाइन टूट रही है, पानी की लाइन पे झगड़ा हो रहा है। पानी की लाइन पे जा रहे हैं तो जी गैस की लाइन टूट रही है, गैस की लाइन से हट रहे हैं तो जी सीवरेज की लाइन टूट रही है। मुझे तो अली भाई खुदा की कसम समझ में नहीं आता इन बंदरों के हाथ ये नारियल किसने थमा दिया है, कौन लोग हैं। और मैं तो इस शहर कराची से, इस हल्के की आवाम से अपील करता हूँ, आप लोगों ने तब्दीली के नाम पे भी लोगों को देख लिया, जमात इस्लामी के नाम पे भी लोगों को देख लिया। खुदा के वास्ते अपने शहर के नुमाइंदों को चुने और माजी की तरह जिस तरह मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने मुस्तफ़ा कमाल के दौर के अंदर काम किया है, एक बार फिर से एमक्यूएम के पास इक़्तिदार आएगा, इनको इंशाल्लाह कराची डेवलप करके देंगे अल्लाह ने चाहा। रोड कटिंग की मद में इनको जो अरबों रुपया मिला है जमात इस्लामी को भी और पीपल्स पार्टी को भी, वो भी लगता नजर नहीं आ रहा आपको?
नहीं, वो तो बैंकों में रखा हुआ है, उस पर तो पहले ये सूद ले लेना, उस पे तो ये सूद ले लें। अगर मैं आपसे कोई गलत बात कर रहा हूं तो आप इसको चेक करा लें मेरी बात। जमात इस्लामी और सूद वसूल कर रही है। जमात इस्लामी उस फंड के ऊपर सूद ले रही है। देखिए अली भाई, 80% एरिया 90% एरिया अगर इन्होंने खोद दिया है और वो लोग अपनी मदद आपके तहत उसको रिपेयर कर रहे हैं, तो एंड में जब आपने काम कराना है तो लोग तो अपना काम करा लेंगे, तो ये बजट कहाँ जाएगा? नंबर 1, तो क्या आप इस बजट को पॉलिटिकल इस्तेमाल करेंगे? जब आपका टाइम खत्म करने वाला होगा तो आप अपने इक़्तिदार से 3 महीने पहले इस बजट को इस्तेमाल करेंगे और फिर जमात इस्लामी की दावा करेंगे, तो मैं समझता हूँ ये बहुत गैर आईनी और गैर कानूनी काम है। गैर कानूनी काम। वाजिद हुसैन साहब, बात यह है कि आप भी अपोजिशन में हैं, एमक्यूएम भी अपोजिशन में है, तो आपको इकट्ठे होने चाहिए ताकि हाथ मजबूत करें एमक्यूएम के, ताकि ये बेहतर तौर पर यहाँ दबाव भी डाल सके इनके ऊपर और काम ले सके इनसे, क्योंकि अवाम का हाल आप सबके सामने है। इस शहर का हाल अवाम से ज़्यादा खराब है। सर बिल्कुल दबाव डालते हैं। बात यह है कि अवाम के सामने है इनकी सारी सूरत हाल, ठीक है। 18 साल से ये बैठे हुए हैं, मजीद भी इनको 18 साल और दे दिए जाए। एमक्यूएम के साथ क्यों नहीं खड़े होते? एमक्यूएम ने कहा जी वफाक के हवाले कर दें कराची, आप साथ देने को तैयार नहीं। एमक्यूएम सुबह की बात करती है, आप साथ देने को तैयार नहीं। सर एमक्यूएम अगर विफाक के हाथ में देने का कह रही है तो एमक्यूएम पहले विफाक में करारदाद तो लेके आ जाए सर, इस हवाले से। सर मुतालबा तो किया है ना उन्होंने, आप साथ तो खड़े हो, हम कहेंगे हम साथ हैं। हमारे वफाक में एमएनएस मौजूद हैं, अगर वहां पर ये बात नहीं की जाती है तो फिर आप जो है वो इस पर हमसे सवाल करें। अरे तो वफाक में मुस्तफा कमाल साहब है, खालिद महबूब सिद्दीकी साहब है, उन्होंने तो कहा तो है वफाक के नुमाइंदे हैं वो। एमक्यूएम तो इस वक्त गवर्नमेंट में है ना सर, विफाक की गवर्नमेंट के अंदर है। एमक्यूएम को तो मुतालबा नहीं करना चाहिए, मेरी ये राय है। एमक्यूएम को तो बाकायदा कराची ले लेना चाहिए। तो एमक्यूएम के इतने तो नुमाइंदे नहीं है ना कि जिसकी वजह से वो वहाँ सर गवर्नमेंट में एमक्यूएम विफाकी हुकूमत का हिस्सा है, मिनिस्ट्रियां एमक्यूएम के पास। जी फरहान अंसारी साहब, ये लोग कहते हैं कि जी आप वफाक के हवाले और सुबह की बात करते हैं, आप वफाक में मौजूद हैं तो आप वहाँ क्यों नहीं बात कर रहे? नहीं, वहाँ बात कर रहे हैं। अगर आप देखें उससे खालिद महबूब सिद्दीकी भाई ने वहाँ बात की है, मुतादिद मरतबा मुस्तफ़ा कमाल भाई ने, डॉक्टर फारूक सत्तार भाई ने, इन्होंने अपने हिस्से का काम किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा भाई, ये इस शहर की जब बात करते हैं तो जो वाजिद भाई बात कर रहे हैं, अभी तो सिर्फ ये बात हो रही है कि हम वफाक में हैं। ओ भाई, जब आप यहाँ पे थे तो सदर पाकिस्तान आपका था, गवर्नर आपका था, लोकल गवर्नमेंट आपकी थी, सारी चीजें तो आपकी थी। पर उस वक्त तो मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई भी बात हुई हो। गवर्नर साहब ने यहाँ पे बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट की थी, दीवारें गिरा देंगे तो ऐसा कर देंगे, तो भैंसे पाल लेंगे तो अंडे दे देंगे, तो बच्चे दे देंगे, तो गाड़ियां बेच देंगे, तो बाहर से फंड आ जाएगा। सर ये देखिए, बातें करने से कराची के मसाइल हल नहीं होंगे। कराची के मसाइल, जिस तरह मैंने आपको पहले कहा, मैं उसको रिपीट कर देता हूँ, कराची के मसाइल उसकी नुमाइंदा जमात हल करेगी और माजी में ये हम हल करते रहे। मुझे तो बड़ा अफसोस हो रहा है आपके प्रोग्राम में, ये जो पीपल्स पार्टी के भाई मेरे बैठे थे, इनके पास कोई जवाब नहीं था देने के लिए, शायद प्रोग्राम छोड़ के चले गए आपका। जी यही तो मसला है कि जब जवाबदेह होना पड़ता है तो फिर जवाब तो देने के बजाय, देखिए ना, बात ये है जब ये इनके बड़े जवाब नहीं दे सकते तो ये किस चीजों का जवाब देंगे? इनके पास कोई जवाब नहीं है ना। देखिए बड़े, अच्छा बड़े यूमन कहा जाता है, ज़ारी साहब ने या बिलावल भुट्टो ज़ारी साहब ने शायद कुछ मेयर साहब कुछ कहा है या मुराद अली शाह साहब को कहा कि काम होना चाहिए। मैं तो हैरान इस बात पे होता हूँ कि वो जब मिलते हैं उनसे वो थपकी दे रहे होते हैं कि बेहतरीन काम कर रहे हैं। आपको मैं सलाम पेश करता हूँ, आप कराची के लिए हमेशा आवाज उठाते हैं, आप चंद अच्छे एंकर में से, अच्छे साथियों में से एक हैं, और ये इस वक्त आपके आज के प्रोग्राम की आपकी जीत है कि एक आदमी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी कर रहा है वो ये प्रोग्राम छोड़ के चला गया और उसके पास जवाब, तर्जुमान है, वो तर्जुमान है, अंदाजा करें, तर्जुमान जवाब नहीं दे पा रहे, इससे अंदाजा करें। एक रुपए के 12 तर्जुमान है, ये जितने तर्जुमान है ना, ये हमें पता है और शहर कराची को पता है कितने तर्जुमान है और ये कितने अहल हैं, ये भी सबको पता है। मैं आपको बता रहा हूँ कि नॉन सीरियस। तो अब ये बताइए आप फरहान अंसारी साहब, आप भी जाते जाते और वाजिद हुसैन साहब आप भी, कि अब कंटोनमेंट्स का इलेक्शन है, उसके बाद फिर जाहिर है बल्दियाती इलेक्शन है, तैयारियां हैं आप दोनों पार्टीज की, और इस पार्टी को लगता यही है कि जीतना मुश्किल होगा इस कारकर्दगी पर। तो अली में मैं समझता हूँ इंशाल्लाह, देखिए तैयारी बिल्कुल है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट हमेशा तैयार रहती है किसी भी मार्का के लिए, और जब कंटोनमेंट के इलेक्शंस होंगे तो आप देखेंगे किस तरह पूरी ताकत के साथ, पूरी नज़्म ज़ब्त के साथ इंशाल्लाह नीचे उतरेंगे, और जिसे कहते हैं ना इलेक्शन लड़ना, इलेक्शन लड़ेंगे और इलेक्शन जीतेंगे इंशाल्लाह ताला। और आने वाले बल्दियात में भी आपको शहर कराची में एमक्यूएम का कोई नौजवान मेयर नजर आएगा।
वाइस चेयरमैन साहब बात तो सही कर रहे हैं अंसारी साहब, क्योंकि एमक्यू ने बाइकआउट किया तो ये आ सके, वरना तारीख रही है कि एमक्यू देखिए जी, मैं आखिरी बात कमजोर एमक्यूएम भी होगी तो मालूम है मैं भी इस पार्टी नहीं आएगी। प्रोग्राम के अंदर आखिरी बात कहूंगा जी। कि बल्दियाती इलेक्शन की अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी मुकम्मल तैयारी है। लास्ट सवाल मेरा ये होगा कि वो इलेक्शन होने चाहिए, तो सिलेक्शन ना हो तो इंशाल्लाह जो आवाम का फैसला हुआ कराची बहुत की आवाम शुक्रिया, का, बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह बहुत उसको शुक्रिया फरहान नफरी अंसारी करेंगे। साहब आपका, बहुत शुक्रिया वाइस चेयरमैन साहब आपका, सुखदेव साहब आपका बहुत शुक्रिया। क्योंकि प्रोग्राम से आप तशरीफ ले गए, जवाब देना चाहिए था अवामी सवालात का। अगर अवामी नुमाइंदे सवाल उठा रहे हैं, कराची के शहरी परेशान हैं, उनके नुमाइंदे अगर बात करते हैं कि जी हमारे मसाइल हल नहीं हो रहे, हमारे लोगों के मसाइल हल नहीं हो रहे, शहर में बेपनाह मसाइल हैं, तो उनका जवाब देना चाहिए, ना कि आप प्रोग्राम छोड़कर चले जाएँ। आज तक इतना ही, अगर प्रोग्राम तक के लिए हमें दी इजाज़त, होने के बाद।